नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरी यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह हम जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके पहले वीडियो में हमने सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से जितने भी मैंने थ्योरी क्लासेस कराई थी, उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन कराया था। तो आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। पूरा पेपर यहीं से फंसेगा। समझो कि एनीवन कोई भी एग्जाम है उसमें 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही स्वरूप में पता लगा पाना अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है और वैज्ञानिकों का बीच में भी इस संबंध में मतभेद है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व और तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत के बारे में। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसके स्रोत हैं 2 प्रकार के। एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। फर्स्ट है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में देखिए ज्वालामुखी उद्गार होता है और भूकंपीय तरंगे, ये दोनों तो प्रत्यक्ष होता है ना। ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगे ये दोनों प्रत्यक्ष स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तापमान है, घनत्व है, दबाव है। तापमान, घनत्व और दबाव। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिएगा कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जो क्रस्ट है ये भूपर्पटी है, उसके बाद में मेटल है, उसके बाद में क्रोड है। क्रस्ट सियाल, शीमा, निफे, जिसे हम सियाल, सीमा और निफे के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसका एक टुकड़ा भाग लेकर हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये क्रस्ट है, ये मेटल है और ये क्रोड है। क्रस्ट, मेटल और क्रोड। सियाल, शीमा और निफे। सियाल सिलिका और एल्युमिनियम, शीमा में क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे में निकिल और फेरस की मात्रा होती है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अभी जैसा कि हमने आपको बताया था 3 भाग में है, भूपर्पटी, मेटल और कोर। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का सबसे, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, तो इसको हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी की जो मोटाई है महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। भूपर्पटी की जो मोटाई है वो महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की जो औसत मोटाई है वो 5 किलोमीटर तक है। कितनी? 5 किलोमीटर तक है। देखिए, जो भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी के औसत जो मोटाई है वो कितनी है? 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी जो औसत मोटाई है वो कितनी है? 30 किलोमीटर है। भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? महासागरों के नीचे, अगर महासागर की बात करें तो महासागर के नीचे जो भूपर्पटी की मोटाई है वो 5 किलोमीटर है, लेकिन अगर बात महाद्वीप की करें तो महाद्वीप की जो है वो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर तक होती है। देखिए, बात करते हैं कि भूपर्पटी का जो निर्माण है वो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है। सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। इसलिए इस परत को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको हम सियाल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्रस्ट। क्रस्ट जो भाग है, क्रस्ट भाग का जो औसत घनत्व है कितना है? क्रस्ट भाग का जो औसत घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? क्रस्ट भाग का जो औसत घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस परत को क्या कहते हैं? इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं हम, मैंने भूपर्पटी को डिस्कस किया, अब बात करते हैं मेंटल के बारे में। भूपर्पटी मैंने डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करने वाले हैं मेंटल के बारे में। देखिए, मेंटल जो है क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का
83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेटल का ही है। मेटल का जो निर्माण है वो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है मेटल का निर्माण, मैग्नीशियम से, ठीक है। इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। मेटल का जो निर्माण है सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख बाहर आती है। मेंटल 3200 किलोमीटर मोटा ये क्षेत्र बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। आगे देखते हैं। मेटल, इसका जो घनत्व है, इसकी डेंसिटी 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस भाग को पायरोस्फीयर कहा जाता है। जो मेंटल है, देखिए इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, और मेंटल को कहते हैं पायरोस्फीयर। इसी को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इसी को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। इसको पायरोस्फीयर कहते हैं और इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं हम कोर के बारे में। कोर, यह पृथ्वी का सबसे भीतरी या केंद्रीय भाग है। ये जो पृथ्वी है, कोर है, वो पृथ्वी का सबसे भीतरी या फिर केंद्रीय भाग है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से हुआ है। इसलिए इस परत को निफे कहते हैं। कोर को हम निफे के नाम से जानते हैं। इस परत का जो घनत्व है, इस परत का जो औसत घनत्व है कितना है, 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इस परत को बेरिस्फीयर कहते हैं, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, इसको पायरोस्फीयर कहते हैं और इसको बेरिस्फीयर कहते हैं। यह पृथ्वी की कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। ये क्या है, यह पृथ्वी का जैसे कुल आयतन है, पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग जो है केवल कोर ही घेरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, ये क्रस्ट है, मेटल है और कोर है। आइए यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्रस्ट और मेटल। क्रस्ट और मेटल का जो मतलब कि जो क्रस्ट और मेटल, इसको दो भागों में, क्रस्ट और मेटल के बीच में एक वैज्ञानिक थे मोहो, उन्होंने इसका निर्माण किया था, इसको खोज किया, जिसे हम मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्रस्ट और मेटल के बीच के भाग को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्रस्ट है और यहाँ पर मेटल है, तो क्रस्ट और मेटल के बीच में ये जो मोहो वैज्ञानिक है, इन्होंने इसकी खोज की थी, मोहो डिसकंटिन्यूटी की। तो उन्हीं के नाम पर इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और मेटल और कोर के बीच का जो स्पेस है, मेटल और कोर के बीच का जो स्पेस है, उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। गुटेनबर्ग जो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी नाम कहा गया। अब बात करते हैं, देखिए क्रस्ट, मेटल और कोर। अब क्रस्ट और मेटल, ये क्रस्ट है, मेटल है, कोर है। अब क्रस्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया है। किसने किया है, कॉनरॉड ने किया है, जिसी के नाम से कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद में देखिए जो मेटल था, मेटल को दो भागों में डिवाइड किया था, मेटल को भी दो भागों में डिवाइड किया था, जिसको हम रैपिड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया है, जिसे लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया, मेटल को दो भागों में डिवाइड किया गया और कोर को, तो जिसे हम देखिए जो क्रस्ट है, अगर क्रस्ट को ये जो दो भागों में डिवाइड किया गया है ना, क्रस्ट को, इसको क्या कहते हैं, जो दो भागों में डिवाइड किया, इस रेखा को क्या कहते हैं, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और मेटल जो है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो इसे हम रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और कोर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसे हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेटल के बीच एक रेखा का विभाजन किया गया है, जिसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ये जो मोहो है, ये एक वैज्ञानिक है, इन्हीं के नाम पर इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेटल और कोर के बीच में ये सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की जो सीमा क्षेत्र है, अभी मैंने आपको दिखाया है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का जो सीमा क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं।
और क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो सीमा क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का जो सीमा क्षेत्र है उसे कोनराड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, और क्रस्ट और मेंटल के बीच के जो सीमा क्षेत्र है उसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। वहीं पर बात करते हैं कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का जो सीमा क्षेत्र है उसे रैप्टी डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। मेंटल और क्रोड के बीच का जो सीमा क्षेत्र है उसे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। ऊपरी कोड और निचले कोड के बीच की जो सीमा क्षेत्र है उसको लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडवर्ड स्पेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के परतों को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से हैं वो? अभी हमने बताया था, सियाल, शिमा और निफे। क्रस्ट, मेंटल और निफे। सियाल, शिमा, निफे। क्रस्ट को सियाल कहते हैं, मेंटल को शिमा कहते हैं और कोर को निफे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पर हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है। अब हम इसे इंपॉर्टेंट जो भी पीवाई के क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने थ्योरी क्लासेस को यहाँ से बेसिकली कोई भी एग्जाम है उसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एनीवन कोई भी एग्जाम है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से 1-2 क्वेश्चन तो कन्फर्म में पूछा ही जाता है। तो हमने थ्योरी क्लासेस कर ली है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है वैन डर ग्रेट द्वारा, ऑप्शन बी है डेली द्वारा, ऑप्शन सी है होम्स द्वारा, ऑप्शन डी है स्वेश द्वारा। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि सियाल सीमा और निफे के रूप में जो भूगर्भ का विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वेश के द्वारा। किसके द्वारा? स्वेश के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सीमा, शियाल या फिर निफे? तो इसको कंटिन्यू क्रम वाइज में करना है। तो हमने अभी थ्योरी क्लासेस में ये पढ़ा था कि सबसे पहले होता है शियाल, उसके बाद में सीमा, उसके बाद में निफे। तो देखिए पहले क्या है, सियाल सेकेंड, तो यहाँ पर फर्स्ट कर गया। देखिए सबसे पहले सेकंड बी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? ऑप्शन ए है सियाल, ऑप्शन बी है सीमा, ऑप्शन सी है निफे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निफे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ऑप्शन ए है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, ऑप्शन बी है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, ऑप्शन सी है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ऑप्शन सी है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। ये एनडीए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ? अभी हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा था ना कि किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए है क्रस्ट को, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है कोर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मोहो डिस्कंटिन्यूटी स्थिति है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी स्थिति है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऑप्शन बी है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, ऑप्शन सी है मेंटल तथा कोर के बीच, ऑप्शन डी है आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी स्थित है। अभी हमने बताया था ना कि मोहो और क्रस्ट क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक सीमा का निर्धारित सीमा क्षेत्र था, उसी को हम क्या कहते हैं? मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। और मेंटल और कोर के बीच में जो सीमा का निर्धारण है उसे क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी स्थित है, ऑप्शन ए है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऑप्शन बी है ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, ऑप्शन सी है मेंटल एवं कोर के बीच, ऑप्शन डी है आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंटल तथा कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए है सिलिका और मैग्नीज, ऑप्शन बी है सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है सिलिका और लोहा। तो मेंटल, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम जिसको हम शियाल कहते हैं, मेंटल कहते हैं, मेंटल। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? जो कोर है वो किससे बना है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है लोह, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो कोर को क्या कहते हैं? कोर को कहते हैं निफे। निफे जो निकेल और फेरस से मिलकर बना है, फेरस लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपर्पटी, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है पोटेशियम। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की भूपर्पटी होता है उसी को क्या कहते हैं? शियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शियाल। सिलिका और एल्युमिनियम, क्या सिलिका और एल्युमिनियम तत्व की प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों हमने थ्योरी क्लासेस की डिटेल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसके बाद में जो उससे बनने वाले PYQ क्वेश्चन थे, PYQ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया वहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शी यू।